हेलो बच्चों, आज मैं आपको पाठ 3 न्यायपालिका के बारे में आपको पढ़ाऊँगा। तो न्यायपालिका अर्थात जो हमारे देश में न्यायपालिका के 4 स्तर हैं। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। दूसरा उच्च न्यायालय। तीसरे नंबर पर जो आता है वो है जिला न्यायालय। उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय। तो आपके इस पाठ के अंतर्गत हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है, इसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं या इसको क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं, एवं न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में। तो सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। यानी विश्व के जितने भी शक्तिशाली न्यायालय हैं उनमें भारत का भी नाम आता है। तो यानी भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालय में से एक माना जाता है। 1950 से ही न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हमारे भारत देश का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो संविधान के लागू होने से लेकर के आज तक संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो किसने निभाई है? सर्वोच्च न्यायालय ने। तो सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसी संस्था है जो संविधान की व्याख्या करती है और साथ ही साथ उसको सुरक्षा प्रदान करती है। अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमें जो 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, तो उन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका बहुत ही ज़रूरी होती है। यानी बिना न्यायपालिका के हमारे अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो सकती। हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच और व्यक्ति समूह तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं। जैसे व्यक्तियों में आपस में विवाद हो जाता है, जैसे सगे संबंधियों में हो जाता है या पास के लोगों में हो जाता है। साथ ही साथ समूह और व्यक्तियों के बीच हो जाता है। कई बार केंद्र और राज्य सरकार के बीच होता है। कई बार 2 राज्यों के बीच विवाद हो जाते हैं। तो इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना चाहिए। तो यानी ये जो जितने विवाद हैं, चाहे व्यक्ति के बीच हैं या व्यक्ति समूह के बीच हैं या केंद्र और राज्य के बीच हैं या 2 राज्यों के बीच आपसी विवाद है, तो इनका हल एक संस्था के द्वारा हो, लेकिन वो स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, यानी उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो। तो ऐसी संस्था कौन सी है? न्यायालय, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय। कानून के शासन का भाव। तो जैसे आपके प्रश्न आ जाता है कि कानून के शासन से क्या तात्पर्य है या कानून का शासन किसे कहते हैं। तो कानून के शासन का भाव यह है कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष तथा अगड़े और पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो। तो चाहे अगड़े का मतलब होता है अच्छे पैसे वाले लोग हों, पिछड़े का मतलब है गरीब लोग हों, चाहे वो धनी हों, गरीब हों, स्त्री हों, पुरुष हों, यानी किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, सभी लोगों पर एक जैसा कानून लागू हो, यानी समान कानून लागू हो, उसे कहते हैं कानून का शासन। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। तो न्यायपालिका का जो सबसे प्रमुख कार्य है या न्यायपालिका की जो मुख्य भूमिका है वह है कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करना। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न ले ले। तो न्यायपालिका ही वो एक संस्था होती है जो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है और जो लोगों में या सरकारों के बीच जो विवाद हो जाते हैं उन विवादों को कानून के अनुसार हल करती है
और साथ ही साथ वह यह भी सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न ले ले। तो कहने का मतलब जो लोकतंत्र है वो बरकरार रहे, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था कहीं समाप्त न हो जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। तो यानी अब अगर हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं तो उसके लिए सबसे उचित तरीका यही है कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो, उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव न हो। राजनीतिक दबाव का मतलब होता है कि प्रधानमंत्री या आपके मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति या राज्यपाल या अन्य कोई मंत्री न्यायपालिका पर किसी प्रकार का कोई दबाव न बनाए। न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है और उसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है? जैसे आपके 4 या 6 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारे देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे हम बना के रख सकते हैं, या न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो भारतीय संविधान में अनेक उपायों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है। तो देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे उसके लिए हमारे संविधान में कई प्रावधान किए गए ताकि न्यायपालिका पर किसी प्रकार का कोई दबाव न हो। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जो संविधान के द्वारा उपाय किए गए हैं वो निम्न है, जिसमें पहला है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो कहने का मतलब जो संसद होती है वह संसद न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करती, जैसे प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं करते, बल्कि किसके द्वारा की जाती है इनकी नियुक्ति? राष्ट्रपति के द्वारा। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि इन नियुक्तियों में दलगत राजनीति कोई भूमिका नहीं रहे। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति से विधायिका को अलग रखा गया है या पृथक रखा गया है, ये व्यवस्था क्यों की गई है? क्योंकि दलगत राजनीति के द्वारा इन पर कोई किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। तो कैसा व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता है? जो या तो यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए बता रहा हूँ कि जो कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में रहा हो, या 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत का काम कर चुका हो, या राष्ट्रपति की नज़र में कानून का विशेषज्ञ या ज्ञाता हो। तो ऐसे व्यक्ति को ही न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। उस व्यक्ति के राजनीतिक विचार या निष्ठाएं उसकी नियुक्ति का आधार नहीं बनना चाहिए। तो कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि जैसे राजनीतिक रूप से कोई व्यक्ति है और वो राजनेता को किसी प्रकार से आपके न्यायाधीश के पद पर बैठा दिया जाए। तो न्यायाधीश उसी व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो कानून का विशेषज्ञ हो या कानून का ज्ञाता हो। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। तो जैसे जो न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनका कार्यकाल 65 वर्ष तक का होता है। तो एक बार कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन जाता है तो वो कम से कम 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है। वे सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं। तो उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है सर्वोच्च न्यायालय की? 65 वर्ष। केवल अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। यानी आज तक हमारे भारत देश में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी न्यायाधीश को समय से पहले पद से हटा दिया गया हो। इसके अलावा उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। जैसे उनका कार्यकाल 65 वर्ष का है तो वो 65 वर्ष ही रहेगा, उसको कम नहीं किया जा सकता। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना काम कर पाते हैं। संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। यानी न्यायाधीश को समय से पहले पद से हटाया जा सकता है, वो भी महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा। और ये जो महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया है बहुत कठिन है कि अगर हम किसी न्यायाधीश को पद से हटाना चाहते हैं समय से पहले,
तो संसद में उसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है तो उस सदन के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है उस महाभियोग प्रस्ताव पर। फिर उस सदन में तर्क वितर्क वाद विवाद होगा, मतदान करवाया जाएगा। अगर मतदान में 2/3 बहुमत न्यायाधीश को हटाने के पक्ष में हो जाता है तो फिर वो दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन भी वो सारी प्रक्रियाएं करता है जो पहले सदन ने की है। उसके बाद वहाँ से भी पारित हो जाता है, तभी न्यायाधीश को समय से पहले हटाया जा सकता है। तो संविधान निर्माताओं का मानना था कि हटाने की प्रक्रिया कठिन हो तो न्यायपालिका के सदस्यों का पद सुरक्षित रहेगा। न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। तो कहने मतलब न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका से बिल्कुल अलग रखा गया। तो उनको जो वेतन वगैरह मिलता है वो भी भारत के संचित निधि कोष से दिया जाता है। तो न्यायाधीश विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। संविधान के अनुसार न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाएगी। न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। जैसे किसी भी केस में न्यायाधीशों के द्वारा जो भी निर्णय या फैसला सुनाया गया है उसकी कोई भी आलोचना नहीं कर सकता व्यक्तिगत। अगर कोई न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है, कहना था न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है या जो भी फैसला लिया है और कोई व्यक्ति उसको नहीं मानता है तो न्यायपालिका को उसे दंडित करने का अधिकार है। माना जाता है कि इस अधिकार से न्यायाधीशों को सुरक्षा मिलेगी और कोई उनकी नाजायज आलोचना नहीं कर सकेगा। संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकती है जब वह उनके विरुद्ध पदच्युति प्रस्ताव पर विचार कर रही हो। इससे न्यायपालिका आलोचना के भय से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से निर्णय करती है। तो ये आपके न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए किए गए प्रावधान है कि जिससे न्यायपालिका स्वतंत्र है, उस पर वो अपने जो भी कार्य हैं या जो निर्णय हैं वो स्वतंत्र ढंग से ले सकें। अब हम यहाँ से आगे न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, कौन सी प्रक्रिया के तहत उनकी नियुक्ति की जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि नियुक्तियों के संबंध में वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास है। 1982 से 1998 के बीच यह विषय बार बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया। शुरू में न्यायालय का विचार था कि मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पूरी तरह से सलाहकार की है, लेकिन बाद में न्यायालय ने माना कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को जरूर माननी चाहिए। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था की। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्तियां करेगा। इसे कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। कॉलेजियम व्यवस्था किसे कहते हैं, या यूँ कहें कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस व्यवस्था के तहत होती है, कॉलेजियम व्यवस्था। तो कॉलेजियम व्यवस्था क्या होती है, तो इसमें क्या होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की एक टीम बनाई जाती है और वह टीम जो नियुक्त करने वाले व्यक्ति हैं या उनकी पसंद में जिनमें से न्यायाधीश बनाया जाना, तो उनके नाम की लिस्ट देते हैं कि भाई इन व्यक्तियों में से आप किसी को भी न्यायाधीश बना सकते हैं। तो इस व्यवस्था को कॉलेजियम व्यवस्था कहा जाता है। तो दोबारा से देखिए, कॉलेजियम व्यवस्था किसे कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था की है। इसके अनुसार
सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्तियां करेगा। इसे कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्तियों की सिफारिश के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्तियों की सिफारिश के संबंध में कौन सा सामूहिकता का मतलब हो गया कि एक उसमें मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश मिलकर के नाम प्रस्तावित करके राष्ट्रपति के पास भेजते। राष्ट्रपति उनमें से ही किसी एक व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त कर देता है। तो ये कैसा सिद्धांत है? सामूहिकता का। इसी कारण आजकल नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह का ज़्यादा प्रभाव है। इस तरह न्यायपालिका की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय और मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में नियुक्ति की नई प्रणाली को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त करना। सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसले में संविधान के 99वें में संशोधन द्वारा लाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJSC अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे निरस्त कर दिया। कहने का तात्पर्य यानी संसद के द्वारा या यूँ कहें कि सरकार के द्वारा एक संविधान संशोधन किया गया था 99 में, और वो संविधान संशोधन आपके न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित था और उसका नाम रखा गया था राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग। तो इसको न्यायालय के द्वारा आपके असंवैधानिक करार दे दिया। कहने का मतलब जो संविधान के दायरे में ना हो उसे कहते हैं असंवैधानिक। तो असंवैधानिक करार देते हुए इसे निरस्त कर दिया और उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पुरानी कॉलेजियम प्रणाली को बहाल कर दिया। तो 99 में संविधान संशोधन द्वारा जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक नया आयोग बनाया था राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग, उसको न्यायालय द्वारा असंवैधानिक करार दे दिया गया। और जो पुरानी परंपरा थी कॉलेजियम व्यवस्था की कि जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश मिलकर के न्यायाधीशों के नामों की सूची सौंपेंगे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उनमें से ही न्यायाधीश चुनेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो यानी जो गवर्नमेंट ने 99 में संविधान संशोधन द्वारा जो एक नया आयोग बनाया था न्यायाधीशों की नियुक्ति का राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, तो उसको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक करार दे दिया और दोबारा से पहले वाली प्रणाली या तरीका है उसको जब लागू किया था तो इसको लेके सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार के बीच आपसी टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। वर्तमान सरकार न्यायाधीशों की जवाबदेहिता और अधिक पारदर्शिता की व्यवस्था के अंतर्गत नियुक्ति की नई व्यवस्था लाना चाहती थी। तो जो वर्तमान सरकार है वो चाहती थी कि न्यायाधीशों की जवाबदेहिता और अधिक पारदर्शिता बने, तो उसके लिए उन्होंने एक नई व्यवस्था यानी राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग गठित किया था, लेकिन उसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो अधिक पारदर्शिता की व्यवस्था के अंतर्गत नियुक्ति की नई व्यवस्था लाना चाहती थी ताकि नियुक्तियों में भाई भतीजावाद की प्रवृत्ति को रोका जा सके। यानी कई बार ऐसा देखा गया था कि जो न्यायाधीश हैं वो अपने किसी परिचित को न्यायाधीश बनाने का प्रयास करते थे, तो उस व्यवस्था को रोकने के लिए वर्तमान सरकार के द्वारा ये संविधान संशोधन किया गया 99 में और उसके द्वारा नए आयोग का गठन किया गया जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कहलाता है। तो अब हम यहाँ से आगे आपको कल पढ़ाएंगे।